स्वागत है आपका फिजिक्स पाठशाला में। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इसमें वर्क डन कितना होता है। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने जैसे सेकंड लेक्चर में देखा था कि किसी भी गैसीय निकाय द्वारा किया गया कार्य अथवा गैसीय निकाय पर किया गया कार्य की गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने कल सेकंड लेक्चर में उसको देख लिया था। अब जरा आप लोग ध्यान से देखो एक बार, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर कल का जो अपना लेक्चर था, देखो ये पिस्टन एक सिलेंडर बना हुआ है इस प्रकार से, जिसमें माना कि कोई गैस भरी हुई है। ये हमने यहाँ पे गैस भर दी है। जो पिस्टन है वो प्रारंभिक स्थिति ए में है, इस स्थिति में है। ये यहाँ पे जो गैस भरी हुई है वो पी दाव पर भरी हुई है, V1 आयतन पर भरी हुई है। अगर देखो, अगर पिस्टन ए स्थिति से बी स्थिति तक जाता है, अर्थात गैस को प्रसारित होती है गैस, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाएगा। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। अर्थात जो वर्क डन होगा वो किसके द्वारा होगा, बाय द सिस्टम। और अगर हम इसके विपरीत देखें, अगर पिस्टन बी वाली स्थिति से, बी स्थिति से ऐसे होकर ए स्थिति में आता है, अर्थात गैस कैसी होती है, कंप्रेस्ड होती है। तो इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो क्या होगा, जो कार्य होगा वो किस पर किया जाएगा, वो गैस पर किया जाएगा। ऐसी बात को ऐसे करो, निकाय पर किया जाएगा। तो किया गया कार्य जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम, निकाय पर कार्य किया जाएगा। ठीक है। अब चलो देखो, हम लोग एक चीज और देखते हैं। कल हम लोगों ने आपको बताया था हमने सेकंड वाले लेक्चर में कि जैसे गैस, जब गैस का प्रसार होता है तो इस स्थिति में गैस का आयतन बढ़ता है। जो किया गया कार्य जो होता है, जो वर्क डन होता है, वो कैसे निकल के आ रहा था, पॉजिटिव निकल के आ रहा था। अर्थात हम ऐसे कहते हैं, जो चिन्ह परिपाटी है उसको हम देख नहीं रहे, अर्थात ऐसे बोलते हैं क्या कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा था, निकाय पर कार्य किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में आयतन में कमी हो रही थी, गैस संकुचित हो रही थी, कंप्रेस्ड हो रही थी, आयतन घट रहा था। और आयतन घटने के साथ साथ कार्य कैसा निकल के आ रहा था, नेगेटिव में निकल रहा था। ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी सेकंड लेक्चर में। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में क्या है, एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पूरे चित्र को, ऐसा जो यंत्र है अपना, इसको हम कहेंगे सिस्टम या निकाय। और इसमें हमने मान लो कोई एक गैस भरी हुई है, क्योंकि हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पे वो सामान्यतः आदर्श गैस मान के करेंगे, क्योंकि जो अपना फॉर्मूला होगा वो कैसा हो जाएगा, आसान सा हो जाएगा, उसको ड्राइव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक सिंपल सा केस लेके चल रहे हैं कि इसमें जो गैस भरी हुई है वो कैसी है, वो आदर्श गैस या आइडियल गैस है। इस आइडियल गैस की चर्चा हम लोग करेंगे जब आइडियल गैस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोसेस कैसे होते हैं। तो कुछ कंडीशंस हम इस पर अप्लाई करते चलेंगे और देखेंगे अलग अलग कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो देखो, वन बाई वन हम लोग सब प्रोसेस को देखते हैं, डिफरेंट प्रोसेस कैसे हैं और वर्क डन कितना होगा अलग अलग प्रोसेस में। तो देखो दोस्तों, पहला प्रोसेस हमने लिखा है आइसो थर्मल प्रोसेस। पहला प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा, आइसोथर्मल या हिंदी में कहें तो समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई भी ऐसा प्रोसेस, किसी भी गैसीय निकाय का, चूंकि हम यहाँ पे गैसीय निकाय की बात करें, किसी भी गैसीय निकाय का ऐसा प्रोसेस जिसमें उस गैसीय निकाय का टेम्परेचर या ताप कैसा बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, स्थिर बना रहे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल या समतापीय प्रक्रम या प्रोसेस। एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा निकाय है या जो सिस्टम है वो क्या है, गैसीय सिस्टम है। और आप लोगों को कुछ याद आ रहा, देखो समताप, ताप कांस्टेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में जो गैस होगी या अपना जो सिस्टम होगा, कौन से नियम का पालन करेगा, बॉयल के नियम का पालन करेगा। देखो, बॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी भी गैसीय निकाय का प्रेशर और उसका जो वॉल्यूम, इनका जो गुणनफल होता है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये है बॉयल का नियम। क्योंकि एक समतापीय प्रक्रम है, समतापीय जो सिस्टम है अपना, यहाँ पे जो भी प्रसार या संक होगा, आपका कंप्रेशन होगा, वो कैसा होगा, समतापीय होगा। तो जो एक गैसीय निकाय है वो किस नियम का पालन करेगा, बॉयल के नियम का पालन करेगा। दोस्तों एक बात बताओ, जैसा कि हम लोगों ने कल भी देखा था कि अगर मान लो कोई गैसीय निकाय
प्रसारित हो रहा है, किसी गैस का प्रसार हो रहा है, विस्तृत हो रही है गैस, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, पिस्टन ए से बी तक जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, गैस के आयतन में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी और वर्क डन अगर हम बात करें, वर्क डन क्या होगा, तो जो वर्क डन होगा वो गैस द्वारा या निकाय द्वारा किया जाएगा, अर्थात वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो अगर मान लो ये कंप्रेस्ड हो रही है गैस, इस प्रकार से संपीड़न हो रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, जो निकाय है या जो सिस्टम है उसके आयतन में कमी होगी, वो ऐसी परिस्थिति में जो कार्य होगा या जो वर्क डन होगा किस पर किया जाएगा, सिस्टम पर किया जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो हम लोग देखो किसी भी एक परिस्थिति को लेकर चल सकते हैं, जो कि डेरिवेशन दोनों प्रकार से किया जा सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं डेरिवेशन वर्क डन बाय द सिस्टम को लेकर कर रहे हैं। देखो समझो, अब हम कुछ इसमें कुछ आदर्श परिस्थिति लेके चल रहे हैं जिससे हमारा डेरिवेशन कैसा हो जाए, बड़ा ही आसान और सुरक्षित तरीके से हम इसको सॉल्व कर लें। देखो बिना किसी विवाद के सॉल्व करें। तो कैसे हमने ये माना कि जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, इसमें 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है। 1 मोल कैसी गैस है, एक आदर्श गैस भरी हुई है, जिसका टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर T है, जो कि कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस देख रहे हैं। प्रारंभ में आयतन कितना है, V1। यहाँ पे जब पिस्टन है ये वाली कंडीशन में, तो इसका आयतन कितना है, वॉल्यूम V1 है। और जब पिस्टन ए कंडीशन से बी कंडीशन पहुंचता है, जो गैस क्या करती है, धक्का देती है, इसको पुश करती है ऊपर की तरफ, एक्सपेंशन हो रहा है गैस में, तो ऐसी स्थिति में इसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। या मान के चल रहे हैं कि जो सिस्टम है अपना गैसी सिस्टम, इसमें कोई गैस भरी हुई है, कोई गैस मतलब आदर्श गैस भरी हुई है। वो मात्रा कितनी ली है हम लोगों ने, 1 मोल हमने मात्रा ले ली है, आदर्श गैस भरी हुई है, जिसका टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, वो कितना है, T है। इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, जब गैस यहाँ पे भरी हुई है, V1 है, और जब इसका एक्सपेंशन होता है तो गैस V1 से कितना वॉल्यूम प्राप्त कर लेती है, V2 वॉल्यूम प्राप्त कर लेती है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है, जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, गैस द्वारा कार्य किया, मतलब निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो हमें उस किए गए कार्य की गणना करनी है। तो देखो गणना करने के लिए हम ऐसे मान रहे हैं कि चूंकि इनिशियल वॉल्यूम जो प्रेशर था वो कितना था, इस निकाय का, इस गैस का, इस पिस्टन पे P था, गैसीय निकाय का जो प्रेशर था वो P था। हमने माना छोटा सा अति सूक्ष्म क्या होता है, प्रसार होता है गैस में, उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने मान लिया dB मान लिया। चूंकि छोटा सा अगर इस अति सूक्ष्म प्रसार होगा गैस में, तो जो प्रेशर होगा लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा। तो अभी भी गैस का प्रेशर कितना ही होगा, P रहा होगा, तो प्रेशर P हो गया। तो इस छोटे से सूक्ष्म प्रसार में गैस द्वारा निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो इसको हमने ऐसे मान लिया, वो हो जाएगा अपना dW। आया समझ में आप लोगों को। हम इसको देखो फॉर्मूला डिराइव करना है कि जब गैस निकाय B1 वॉल्यूम से B2 वॉल्यूम प्राप्त कर लेता है, जब पिस्टन ए से B तक चला जाता है, तो निकाय द्वारा आया जो सिस्टम है उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, इसकी गणना करनी है। तो इसके लिए तो हमने क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने माना पिस्टन थोड़ा सा खिसकता है, बड़ा बारीक सा, वो वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, वेरी सूक्ष्म, देखो अति सूक्ष्म, छोटा सा चेंज हमने मान लिया, dB का चेंज हो गया। और प्रेशर हमने छोटे से चेंज के लिए लगभग प्रेशर को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो किया गया कार्य होगा किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कितना हो जाएगा, कल हमने सेकंड लेक्चर में देखा था, वो हो जाएगा dW बराबर P × dV। चूंकि लेकिन हमें ये गणना नहीं करनी है, हमें गणना क्या करनी है कि जब प्रारंभिक इनिशियल वॉल्यूम V1 था, V1 से V2 होने में, वॉल्यूम को V2, कुल कार्य कितना किया जाएगा, अर्थात पिस्टन ए से B तक जब जाएगा तो कुल कितना कार्य किया जाएगा। तो देखो देखते हैं कैसे गणना करते हैं। तो हमने मान लिया जो टोटल वर्क डन होगा बाय द सिस्टम वो कितना होगा, वो W हो जाएगा। और हमें कहां से कहां तक निकालना है, हमें निकालना है इनिशियल वॉल्यूम V1 था और जो फाइनल वॉल्यूम वो कितना हो गया, V2 हो गया। तो हम क्या करें, इस जो सूत्र हमने वर्क डन निकाला है dW, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ये अपना हो जाएगा, इसका मान रखिए तेरे P × dV, V1 और V2। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, चूंकि हमने यहाँ पे जो सिस्टम में जो गैस ली हुई है वो कौन सी गैस ली हुई है, आदर्श गैस ली हुई है। तो आदर्श गैस का अवस्था समीकरण हमने आपको बताया भी था पहले वाले लेक्चर में, क्या होता है, PV बराबर, इसको हम फिर से आगे पढ़ेंगे, जब आदर्श गैस पढ़ेंगे तो अच्छे से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी आदर्श गैस का जो अवस्था समीकरण है वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा PV बराबर RT।
यहां से अगर हम p की वैल्यू निकालें दोस्तों तो कितनी हो जाएगी, देखो p की वैल्यू हो जाएगी RT अपॉन में v। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, और जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, उसका भी इंटीग्रेशन होगा। लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें पूरा टर्म किसमें ले जाना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन अपना v की टर्म में ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने p की वैल्यू निकाली किसके टर्म में, t और मतलब v के टर्म में निकाला, सीधा सीधा ऐसे देखो। तो हमने इसको किसके टर्म में निकाला, v के टर्म में निकाला है। तो w बराबर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन v1 से v2 हो जाएगा p, इसकी वैल्यू रख रहे हैं p की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा r t अपॉन में v इंटू में dv। देखो RT तो कांस्टेंट है, R तो गैस नियतांक है, और T क्या है, आइसोथर्मल जो की प्रोसेस है, टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट लेके ही चल रहे हैं। तो यहाँ से देखो दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे, बचेगा क्या अंदर, v1 और ये v2 बचेगा। तो इतना ये कितना हो जाएगा अपना 1/v, और ये हो जाएगा dv। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, x के रिस्पेक्ट में 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है टू द बेस e। तो सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो 1/v का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना देखो RT तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही चल रहा है, इसका हो जाएगा 1/x जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा log v टू द बेस e, और अपना लिमिट कितनी है, अपर लिमिट v2 और लोअर लिमिट v1। देखो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो आप लोग सॉल्व करो, क्या करेंगे इसमें, अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये वर्क डन W बराबर क्या कितना हो जाएगा, W इक्वल टू RT, और ये हो जाएगा अपना log v2 माइनस का log v1 टू द बेस e, ये हो जाएगा अपना इतना सॉल्व। W इक्वल टू कितना हो जाएगा RT, देखो एक बार बताओ, log m माइनस का log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n। इस फॉर्मूले से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log v2 अपॉन में v1। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब एक बार बताओ दोस्तों, बस ये अपना सॉल्व हो गया। वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हो जाएगा W इक्वल टू RT log v2 अपॉन v1 टू द बेस e। चूंकि ये गैस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो बॉयल का नियम क्या था, PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो था बॉयल का नियम, इस नियम का पालन करेगी। या इसी को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, बताओ, इसी बॉयल के नियम को P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी भी या इक्वल टू कांस्टेंट लिख दो। तो अगर बताओ एक बार बताओ दोस्तों, अगर यहां से हम वैल्यू निकालें किसकी, V2 अपॉन V1 की, तो कितनी आएगी, जरा निकाल के देखना जरा आप लोग। अगर यहां से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं V2 अपॉन में V1, तो ये हो जाएगी अपनी P1 अपॉन में P2। तो देखो रखते ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT log कितना हो जाएगा, देखो P1 अपॉन में P2 टू द बेस e, ये हो जाएगा आपका वर्क डन। तो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो गया इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हो गया W इक्वल टू RT log P1 अपॉन P2 टू द बेस e। देख लो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जो भी डाउट आ रहा है आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो एक प्रकार का प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन सा प्रोसेस पढ़ लिया है, समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। तो समतापीय प्रक्रम में किया गया का किस प्रकार से निकालेंगे उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। तो हमें विभिन्न प्रकार की प्रोसेसों को देखना है। तो अब देखो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, या इसी को हम कह रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस।
अब देखो रुद्धोष्म में एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, इसी को मान ले रहे हैं। देखो जो सिस्टम हमने बनाया इसी से हम समझ ले रहे हैं। तो देखो पहले आप रुद्धोष्म समझो, जो हमने एक पहले लेक्चर में अपना एक वर्ड यूज भी किया था, रुद्धोष्म वर्ड एडियाबेटिक, तो उसको हम समझते थे वो किस प्रकार से होता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस से मतलब क्या होता है, यदि कोई प्रोसेस इस प्रकार से हो, यदि कोई प्रोसेस किसी भी गैसीय निकाय का कोई प्रोसेस इस प्रकार से हो कि उसमें ना तो कोई ऊष्मा उससे निष्कासित हो और ना ही कोई ऊष्मा उसमें क्या हो, अवशोषित हो, ना तो ऊष्मा को रिलीज करे और ना ही क्या करे, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करे, अर्थात उसमें ऊष्मीय मात्रा कैसी बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसको हम ऐसे समझा दे रहे हैं, इसी को समझ ले रहे हैं। हमने माना एक सिलेंडर है, समझना इसमें हम कंडीशन क्या क्या लगा रहे हैं। हमने माना एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, तो इस सिलेंडर कैसी दीवारों से मिलकर बना हुआ है, सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो पूर्णतः कैसी हैं, रुद्धोष्म हैं, अर्थात ना तो ये बाह्य वातावरण से ऊष्मा को अंदर जाने देंगी और ना ही अंदर से किसी भी प्रकार की उसमें ऊर्जा को कहां जाने देंगी, थर्मल एनर्जी को बाहर नहीं जाने देंगी। अर्थात हमने ये कह दिया एक सिलेंडर है इस प्रकार से और इसमें पिस्टन लगा हुआ है और सिलेंडर उस पिस्टन की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, पूर्णतः एडियाबेटिक है, रुद्धोष्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो किसी भी प्रकार की थर्मल एनर्जी सिलेंडर के अंदर आएगी, जो अपना सिस्टम है गैसीय सिस्टम क्या है, गैस भरी हुई है, ना तो कोई बाहर से एनर्जी इस गैस के अंदर आएगी और ना इस गैस की इंटरनल एनर्जी जो होगी, यहाँ पे जो ऊर्जा होगी वो इसकी बाहर जाएगी। तो अब एक ऐसा सिस्टम हो गया फिर अपना ये वाला। अब ये वाला अपना जो सिस्टम है वो हो गया आपका एडियाबेटिक सिस्टम, रुद्धोष्म सिस्टम हो गया। यहाँ पे जो भी प्रोसेस होंगे, जिस प्रकार से भी परिवर्तन होंगे, वो कैसे परिवर्तन होंगे, वो कैसे चेंजेस होंगे, वो एडियाबेटिक चेंजेस होंगे। जो प्रोसेस होगा वो कैसा हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो देखो हम लोग समझते हैं, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों की रुद्धोष्म प्रक्रम से मतलब क्या है। अब दोस्तों देखो ऐसा है कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, तो यहाँ पे जो भी गैसीय निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, वो एक थोड़ा अलग प्रकार के नियम का पालन करता है। अभी तो हमने बॉयल का नियम देखा था, यहाँ पे जो गैसीय निकाय जो अब होगा वो जिस नियम के पालन करेगी उसको हम कहते हैं पॉइजन का नियम, पॉइजन का नियम या पॉइजन रूल, पॉइजन नियम, जो कि क्या होता है, P इस गैसीय सिस्टम का प्रेशर, इस गैसीय सिस्टम का वॉल्यूम और इसकी पावर गामा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कांस्टेंट। ये होता है पॉइजन। इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे जब गैसीय निकाय जो हम पढ़ेंगे, गैस जो आपका चैप्टर है आदर्श गैस वाला, तो उसमें हम देखेंगे आदर्श गैस, वान डेर वाल्स गैस है, तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि पॉइजन का नियम किस प्रकार से होता है। अभी आप लोग इतना समझ लो कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, इसमें जो गैसीय निकाय होगा या जो गैस होगी वो किस नियम का पालन करेगी, किस नियम के अंतर्गत पालन फॉलो प्रोसेस करेगी, वो होगा आपका पॉइजन का नियम। बी तो आपको क्लियर हो गया, भी आपको क्लियर है। तो गामा पे हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी डिटेल में चर्चा हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे जो आपका गैस वाला चैप्टर होगा। यहाँ पे जो गामा होता है, ये होता है एक रेशियो, दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है, ऐसे कह दो Cp अपॉन में Cv। अब आप बोलोगे Cp और Cv क्या होता है, तो देखो इसको एक एक टर्म समझ लो आप लोग। ऐसा होता है कि जो Cp होता है वो होता है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv जो होता है वो स्थिर आयतन पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, दोनों का जो अनुपात होता है इसको हम कहते हैं गामा। ठीक है, तो ये होता है आपका गामा। रेशियो किसका है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी चर्चा हम डिटेल में बहुत ज्यादा चर्चा तो होगी, वैल्यू कितनी कितनी होती है, एक द्विपरमाणु गैस के लिए कितनी होती है, बहुपरमाणु गैसों के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, किस प्रकार से विशिष्ट ऊष्मा होती है, फुल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब इसका चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर आएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप एक बार बताओ, अभी तक हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था, अब उसकी हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं केवल एडियाबेटिक प्रोसेस की या रुद्धोष्म प्रक्रम की। एक बार बताओ, अगर किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है, रुद्धोष्म प्रसार से मतलब क्या हो गया, रुद्धोष्म प्रसार से मतलब एक ऐसा प्रसार जिसमें ना तो बाह्य वातावरण से जो हीट होगी वो अंदर आएगी सिलेंडर के, और ना ही सिलेंडर के अंदर की जो हीट होगी या जो उसमें ऊर्जा होगी थर्मल एनर्जी वो बाहर जाएगी। तो सुनो जरा ध्यान से बताओ, आप लोग बताओ, अगर किसी गैसीय सिस्टम का रुद्धोष्म प्रसार होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो वर्कडन होगा वो निकाय द्वारा किया जाएगा, या जो किया गया कार्य होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, निकाय के द्वारा किया जाएगा। और अगर उसको उल्टा बोले हम लोग
अगर किसी गैसीय निकाय का रुद्धोष्म में संपीड़न होता है, कंप्रेस्ड हो रही देखो ये गैस, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सेम जैसा हमने पहले पढ़ा, ऐसी परिस्थिति में जो कार्य होगा या जो बर्गनर होगा वो किसके ऊपर किया जाएगा, निकाय के ऊपर किया जाएगा, अर्थात बर्गनन ऑन द सिस्टम होगा। तो हमें क्या करना है, इसी का गणना करनी है, इसी को कैलकुलेट करना है कि बर्गनन बाय द सिस्टम क्या होगा या बर्गनन ऑन द सिस्टम क्या होगा। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं कैलकुलेशन वो बर्गनन बाय द सिस्टम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग दोस्तों, सेम वही प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे क्या करके चल रहा है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आदर्श गैस ले रहे हैं। तो हमने माना यहाँ पे जो गैस की क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 1 मोल हो गई, और क्या होगी, आदर्श गैस हो गई। हमने ले लिया 1 मोल, क्या ले ली, आदर्श गैस ले ली, ये हो गई आदर्श गैस, जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो जिसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, जब इसका रुद्धोष्म प्रसार होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा, वो कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। तो हमें उसी की कैलकुलेशन करनी है, जैसा अभी पहले वाले में उसमें किया प्रोसेस सेम उसी प्रकार से हो गया। तो देखो हम लोग फिर इसको कैलकुलेशन करने के लिए वही कर रहे हैं जो हमने पहले अभी किया था, डायरेक्ट तो हम नहीं कर रहे कैलकुलेशन, हम पहले ऐसे कर रहे हैं, हमने माना कि जब जो गैस पिस्टन है ए कंडीशन में है और इसका वॉल्यूम V है, स्टार्टिंग कोई भी वॉल्यूम रहा होगा, तो जैसे थोड़ा सा वेरी स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो गैस निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे DW, जो वैल्यू होगी, छोटा सा कार्य किया गया कार्य, अति सूक्ष्म किया गया कार्य हो जाएगी P इंटू DB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि जब सिस्टम का जो पिस्टन है A से B तक जाता है, अर्थात वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज होता है, तो इस रुद्धोष्म प्रसार या एडियाबैटिक एक्सपेंशन में किया गया कार्य कितना होगा। बस हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो बर्गनन होगा बाय द सिस्टम वो कितना हो जाएगा, उसको हमने मान लिया ये W हो जाएगा, और W कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। ये क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन DW का कर देंगे। अब देखो आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हम रखे दे रहे हैं V1 और V2, हो जाएगा P और ये हो जाएगा DB। दोस्तों फिर एक बात बताओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, V के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ पे तो P है, तो इसका तो या तो ये क्वेश्चन होगा तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन चूंकि जो गैस का क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो प्रेशर निश्चित रूप से चेंज होगा, तो हम इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट भी नहीं रख सकते, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, V के टर्म में इसकी मान रखना पड़ेगा। तो V के टर्म में कैसे निकालना, चूंकि जो गैस भरी हुई है आदर्श गैस इस नियम का फॉलो कर रही है, पालन कर रही है, बस इसी से हम क्या कर रहे हैं, P की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, P V की पावर गामा इक्वल टू क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी नाम दे दो आप लोग, K दे दिया हमने नाम। यहाँ से आप P की वैल्यू निकालना, जरा कितनी आएगी, तो जो P की वैल्यू आएगी वो K अपॉन V की पावर गामा, ये हो जाएगी अपनी P की वैल्यू, रखे जरा यहाँ पे। तो देखो V1 और V2 ये हो जाएगा अपना कितना, K अपॉन V की पावर गामा इंटू DB। यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों, चलो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में पूछें, उसको हम आंसर बाद में आपका रिप्लाई कर देंगे। देखो K क्या है, कांस्टेंट है, जब K कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, एक K क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसको क्या ऐसे लिखते हैं दोस्तों, देखो ये V1 से V2 तक का इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन V की पावर गामा। अगर हम V को ऊपर ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिखते हैं गामा A माइनस गामा हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। कोई डाउट, देखो बड़ी इजी स्टेप में चल रहा है, थ्योरी बाकी आप विस्तार से, अगर जैसे आपका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव है तो कोई बात नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट याद रखना है। लेकिन अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है, रिटन में लिखना है आपको किसी चीज को, तो आप थ्योरी अपने हिसाब से बना सकते हैं। जो हम करते चल रहे हैं बड़े विस्तार से शब्द आप उसको आराम से लिख सकते हो। अब देखो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार बताओ दोस्तों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x की पावर n का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, x की पावर n+1 वही क्या हो जाएगा,
n प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा k, इसकी पावर क्या हो जाएगा n, इसको पूरे माइनस गामा को n मान ले रहे हैं तो v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपन हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट में बंद कर दो और ये हो जाएगा अपर लिमिट और माइनस का लोअर लिमिट। कोई डाउट? चलो बस सॉल्व कर लो, बस हो गया अपना डेरिवेशन। की अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस का गामा। अब क्या करो, अपर लिमिट लगाओ और लोअर लिमिट लगा लो। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो देखो ऐसा आ जाएगा क्या दोस्तों, डायरेक्ट हम ऐसे लिख दें v2, इसको नीचे ले आ रहे हैं और ये क्या हो जाएगा गामा माइनस का 1 माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन v1 गामा माइनस का 1। देखो सॉरी, अपर लिमिट लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस का गामा। डायरेक्ट कर सकते कुछ नहीं, बस क्या है v2 की वैल्यू रख दो माइनस v1 की वैल्यू रख दो, इसको तो बाहर ले लिया पलट के, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हमें देखो इसको आगे सॉल्व करना है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार बताओ, जो अपना जो सिस्टम है हमने यहाँ पे कौन सी गैस ले रखी है, यहाँ पे हमने जो गैस ली है वो आदर्श गैस ली है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। और जो प्रोसेस हुआ है वो किस प्रकार का प्रोसेस हुआ है, वो दोस्तों प्रोसेस हुआ है, अर्थात जो गैस है वो किस नियम के अंतर्गत प्रसारित हो रही है, वो हो रही है पॉइजन के नियम के अनुसार। और पॉइजन का नियम क्या कहता है, पॉइजन का जो नियम होता है वो क्या होता है, P v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे नहीं कह देंगे, देखो पॉइजन के नियम को P1 v1 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या इसी को ऐसे भी तो कह सकते P1 v1 की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 v2 की पावर गामा। तो इसी को और आगे क्या कह सकते, इसी को आगे कह सकते कांस्टेंट, या फिर P3 v3 इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो कि हमने कांस्टेंट इसी को तो माना था कि। अब एक बार बताओ दोस्तों, ये जो k है इसके वैल्यू अंदर रख दें तो देखो ऐसा लिख दें क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है अपना W, उसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस का गामा। k को अंदर पहुंचा दिया, k का इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो k की वैल्यू a वाली भी हो सकती है और k की वैल्यू a भी हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां पे 2 वाला टर्म है वहां पे k की वैल्यू 2 वाली ले रहे हैं, और जहां पे 1 1 वाला टर्म है ये v1 है तो वहां के k की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, a वाली ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा अपना k की वैल्यू, देखो P2 v2 की पावर गामा अपन में क्या हो जाएगा v2 गामा माइनस का 1 माइनस का P1 v1 की पावर गामा, ये क्या हो जाएगा v1 गामा माइनस का 1। आगे सॉल्व करो दोस्तों, क्या होगा, देखो 1 अपॉन 1 माइनस का गामा, ये क्या हो जाएगा अपना, देखो इसको ऐसे लिख दें क्या, ये क्या लिखा है v2 की पावर गामा तो लिखा है, लेकिन एक v2 और लिखा है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। इसको ऐसे लिख दे, ऐसे लिखे देखो -1, चलो नीचे लिखे एक लाइन बढ़ा दे रहे, ये हो जाएगा P2 v2 की पावर गामा, और ये हो जाएगा देखो v2 की पावर गामा इंटू v2 की पावर -1 P1 v1 की पावर गामा, ये हो जाएगा v1 की पावर गामा और v1 की पावर -1। देखो ये कैंसिल हो गया इससे, हो गया कैंसिल हो गया इससे, क्या बचेगा अपना 1 माइनस का गामा, ये हो जाएगा P2 और इसको ऊपर लिए जा रहे हैं तो हो जाएगा प्लस में P2, पहले पावर -1 थी तो +1 हो जाएगी, ये हो जाएगी P1 और V1, ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसको चलो ऐसे करो, ऐसे कर दो, माइनस कॉमन ले लो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस का 1, तो हो जाएगा P1 V1 माइनस का P2 V2, ये हो जाएगा क्या वर्क डन बाय द सिस्टम इन कौन से प्रोसेस में, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। या इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सी गैस है, आदर्श गैस है,
तो आदर्श गैस में क्या होता है, पीवी बराबर क्या होता है, आर टी होता है। तो ऐसे ही लिखते हैं क्या, P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, आर T1, और P2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, आर T2। टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा लेकिन आर तो कांस्टेंट रहेगा। तो एक बार बताओ, अगर हम यहाँ से P1 V1 की वैल्यू ये वाली रख दें और P2 V2 की वैल्यू ये वाली रख दें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर लिखे दे रहे हैं। तो देखो दोस्तों, W इक्वल टू कितना निकल आएगा वर्क डन, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन गामा माइनस का 1, RT1 RT2, आर भी हम क्या कर रहे थे, कांस्टेंट कॉमन ले रहे, तो क्या हो जाएगा T1 माइनस का T2। ये हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम। किन कौन सी प्रोसेस में, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य W बराबर कितना होगा, R अपॉन गामा माइनस का 1 T1 माइनस का T2। एक बात और ध्यान से देखो आप लोग सभी लोग, जो W है किया गया, देखो ध्यान से देखे ना, W जो है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है इसको देखते हैं हम लोग। R तो चूंकि कांस्टेंट है, गैस नहीं आता है, गामा भी कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, T1 और T2 बच रहा केवल। अर्थात इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य जो होता है या जो वर्तन होता है सिस्टम द्वारा, सिस्टम पर, वो किस पर निर्भर करता है, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अर्थात निकाय के प्रारंभिक और अंतिम तापों पर निर्भर करता है या उसके अंतर पर निर्भर करता है। देखो अंतर ही तो है, डिफरेंस ही तो है दोनों में। ये डिफरेंस जितना ज्यादा हो जाएगा वर्तन उतना ज्यादा हो जाएगा। अर्थात देखो सीधे सीधे समझना, ये पिस्टन ए से बी तक पहुंचा तो पहले टेम्परेचर T1 रहा होगा, अब T2 हो गया। और न्यूमरेटर वैल्यू से हम समझ ले रहे हैं, मान लो जब सिस्टम यहाँ पे था, मतलब जब पिस्टन यहाँ पे था तो T1 की वैल्यू ऐसी थी, मान लो 10 डिग्री, एग्जाम्पल के लिए ऐसे मान लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड थी, और जब बी तक पहुंच गया पिस्टन तो T2 की वैल्यू हो गई कितनी, 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया यहाँ पे 2 का। लेकिन अगर एक पिस्टन बी पर न जाके मान लो यहाँ पे कहीं सी पर पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए, तो यहाँ पे हमने मान लिया टेम्परेचर T3 कितना हो जाएगा, कोई ऐसे मान लो हमने मान लो 4 मान लिया, 4 हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ पे, सी पॉइंट पे। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 6 का डिफरेंस हो गया। तो देखो पहले यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, 2 का। तो W कुछ होगा यहाँ पे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ से यहाँ तक ले जाए पिस्टन को, ए से सीधा सी तक ले जाए, तो T3 कितना हो जाएगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन मान लो एग्जाम्पल के लिए बोले न्यूमेरिकल वैल्यू, इस कंडीशन में मान लो 4, देखो टेम्परेचर हम कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा, एक्सपेंशन हो रहा, बाहर से कोई हीट आ नहीं रही है अंदर, अंदर से कोई हीट बाहर जा नहीं पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सिस्टम कार्य कर रहा है तो उसकी एनर्जी अपने आप कम होती चली जाएगी। ऐसे समझ लो ना, आप कोई खाना खा नहीं रहे हो बिल्कुल, ना तो आपको किसी प्रकार से अंदर से कुछ ऊष्मा मिल रही है और ना आप बाहर से कुछ खाना ले रहे हो, और आपसे काम हम लगातार करवाते चले जाएं, बताओ क्या होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो कम होती चली जाएगी, आप थोड़े सुस्त होते चले जाओगे। सेम कंडीशन यहाँ पे है, हम लोग डिटेल में आगे भी देखेंगे इसको। ये आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। बाहर से ना तो कोई एनर्जी अंदर आ रही है थर्मल एनर्जी, ना बाहर से अंदर से बाहर जा रही है। जब ये सिस्टम कार्य कर रहा है वो पिस्टन के ऊपर धक्का देने में, तो निश्चित रूप से इसकी एनर्जी कम होती चली जा रही है, अर्थात टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। टेम्परेचर को एनर्जी हम रिलेट करेंगे आगे चल के। तो जब ए से बी तक गए तो 8 टेम्परेचर हो गया, और बी से और आगे तक जाते तो मान लो एग्जाम्पल के लिए 4 हो गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 6 का हो गया, मतलब ज्यादा डिफरेंस। अर्थात डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सिस्टम द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सीधी सीधी सिंपल सी बात देखना, समझना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय के द्वारा जो या निकाय पर जो किया गया जो कार्य होता है, निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के ताप पर निर्भर करता है, अर्थात इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आगे समझ में आप लोगों को, बस ये खत्म हो गया दूसरा प्रोसेस। इसमें कोई डाउट आया आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ लें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब तक आप लोग थोड़ा इसको देख लो अच्छे से, जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। अब देखो हम लोग तीसरा प्रोसेस देखते हैं, समदाबिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या समदाबिक प्रोसेस। थर्ड हो गया अपना आइसोकोरिक प्रोसेस, या इसी को समदाबीय
प्रक्रम। अब ये भूल जाओ, देखो आप लोग सब भूल जाओ, सब भूल जाने से मतलब अभी हमने जो जितनी भी कंडीशन लगाई थी ना, ये वाली सब कंडीशन हटा दो, छोड़ दो कि इसमें से कोई टेम्परेचर हीट बाहर नहीं जा रही, हीट अंदर नहीं आ रही। वो केवल कंडीशन किसके लिए थी? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए थी। या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो किसके लिए थी वो कंडीशन? वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब हम सीधा सीधा क्या बात कर रहे हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रिया। इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं? कुछ भी हो जाए प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर हमेशा कैसा रहेगा? पी ही रहेगा। अर्थात जो पी है ना वो कैसा चलेगा? हमेशा कांस्टेंट चलेगा। तो एक बार बताओ, सीधा सीधा सिंपल सी एक लाइन में, इसका भी सेम वही प्रोसेस हो। अगर गैस का एक्सपेंशन होगा, अगर गैस का एक्सपेंशन हो, पिस्टन ए से बी तक जाए और प्रेशर कांस्टेंट बना रहे, तो ऐसी परिस्थिति में इस कंडीशन में क्या होगा? किया गया जो कार्य होगा या जो वर्क डन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? बाय द सिस्टम। और अगर बी से ए तक आएगा, कंप्रेस्ड होगी गैस, तो जो वर्क डन होगा क्या होगा? ऑन द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी केस में सॉल्व कर सकते हैं। हम मान रहे हैं ए से बी तक जा रहे हैं, पिस्टन को ले जा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? जो निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा, जो वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा वो क्या होगा? वो अभी जैसे मैंने निकाला था, देखो वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, बस इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा W इक्वल टू क्या था हमने निकाला था? ऐसे निकाला था कि नहीं निकाला था? P और dV, या इसको ऐसे लिख लो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम, यही तो निकाल। लेकिन P तो अपना क्या है? कांस्टेंट है, बस कुछ नहीं। P को बाहर निकाल लो, 1 V1 V2 dV। 1 का क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? P V2 माइनस का V1। ये हो गया समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य, जो कि किस पर निर्भर करेगा? सीधा सीधा कितना वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नंबर 4, सम आयतनिक प्रक्रम या स्थिर आयतन पर किया गया कार्य, या स्थिर आयतन पर जो प्रक्रम हुआ है, इसे ऐसे कह लो आइसोवोल्यूमेट्रिक प्रक्रम या आइसोमेट्रिक प्रक्रम। तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा? अर्थात इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे ये क्या था? कांस्टेंट था, ये नियत था या कांस्टेंट कह लो। यहाँ पे क्या होगा? जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा? सिस्टम का कांस्टेंट होगा, नियत होगा। अर्थात क्या होगा बताओ? पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स बना रहेगा। इसका मतलब यही तो, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा, क्यों? ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा। और ना ही पिस्टन क्या हो रहा? नीचे आ रहा, क्यों? अगर नीचे आएगा तो कंप्रेस हो जाएगी गैस, अर्थात वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा। पिस्टन ज्यों का त्यों है। आप इसको ऐसे नहीं समझ लो, किसी को कुछ आपने ऊर्जा दे के बैठा दिया है, आप खाना खा के आराम से बैठ गए, कोई काम नहीं कर रहे, अब ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही ना कुछ हो रहा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहेंगे? आप कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। मतलब सीधा सीधा से समझो कि पिस्टन यहीं पे है, ना तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है इस सिस्टम पे, इस गैस के निकाय का, ना ही कंप्रेशन हो रहा। फिर ये कितना कार्य करेगा? सुस्त बैठा हुआ है, वो कार्य किया गया कार्य क्या हो गया? जीरो ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से समझें तो आप V1 की वैल्यू क्या मान लो? मान क्या लो हो गई, क्योंकि V चेंज ही नहीं हो रहा। V1 और V2 कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा आपका 0। अर्थात सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया जो कार्य होता है वो कैसा होता है? 0 होता है। या आइसोवोल्यूमेट्रिक प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो देखो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ प्रक्रम जो गैसीय सिस्टम में हमने पढ़े हैं, कि अगर गैसीय सिस्टम को अलग अलग शर्तों के अनुसार हम प्रक्रम देखें या प्रोसेस में देखें, तो निकाय द्वारा या निकाय पर किए गए कार्य की हम लोग गणना कैसे करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रोसेस दिया है, जो कैलकुलेशन की है, वो सारी की सारी जो प्रोसेस है, जो कैलकुलेशन है, वो इस प्रकार से की है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आप लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि निकाय पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। आपके जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो BSc के हो, चाहे वो TGT हो या चाहे PGT हो, सबके लिए हम पढ़ाएंगे, पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ हम कुछ 11-12 के हिसाब से भी कुछ वीडियोस डालेंगे आगे चल के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना है। थैंक यू दोस्तों।